sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. आगे बढ़ेंगे। ये देखो, एक सिंपल से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यार। मान लो आपके पास एक मिरर है। Alert from update. हो गया? चलो, मान लो एक मिरर है और आपने कहीं ये ऑब्जेक्ट रखा और आपने बोला अगर यहाँ से रेज निकली, ऐसे आपने कोई भी दो रैंडम रेज बनाई, मान लो वो यहाँ जाके मीट करती है ना। ओके, रे डायग्राम से देख सकते हो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। उल्टा Alert from your disk is almost full. चलो, ठीक है, मान लो ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखता तो इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रखता तो बिल्कुल रेज उल्टा जाके जहाँ ऑब्जेक्ट रखा वहाँ इमेज बन जाती। अच्छा, ये दो ही रेज निकल रही है, ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ रेज निकल रही है ना, मिलियन रेज निकल रही है ना। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने इसका कोई भी एक सेगमेंट है, सपोज करो मैंने इसका कोई सेगमेंट लिया और इस सेगमेंट को थोड़ा मैंने कवर कर दिया, जैसे हाफ सेगमेंट को मैंने कवर कर दिया, बताओ क्या होगा? सर, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ब्राइटनेस इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा। ये रेस तो अभी भी जाके मीट कर रही है, कोई और रे ले लोगे वो तो अभी भी जाके मीट कर रही है, बस फर्क क्या पड़ा, जो ऊपर से जो रेज आ रही थी वो रेज नहीं पहुंच पाएंगी यार, वो रिफ्लेक्ट होगी नहीं होती। बस क्या हो रहा है, जिस नंबर ऑफ रेज कम मीट कर रही है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, इनफैक्ट मैं रैंडमली कोई भी पार्ट कवर कर देता हूँ, रैंडमली से मैंने ये वाला पार्ट रैंडमली इतना सा पोर्शन कवर कर दिया, से इतना सा पोर्शन कवर कर दिया, तब भी क्या है, इमेज तो अभी भी वहीं की वहीं बन रही है। मैं जो भी पार्ट कवर कर रही हूँ क्या फर्क पड़ता है, बस वहां से रेज रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुंच रही, बाकी जब पार्ट से तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही होगी। फर्क किसका पड़ा? आपने बोला इंटेंसिटी का। तो मतलब अगर मैं इस मिरर का बाकी सब पार्ट उड़ा देता हूँ, सिर्फ रैंडमली सब इतना सा पार्ट छोड़ देता हूँ, एक्चुअल में ये कंप्लीट होता है ऐसे, और उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये इमेज बनाएगा नहीं बनाएगा? तो अगर आप कोई भी मिरर का कोई भी पार्ट ले लेते हो, उस पार्ट को क्या करो, इमेजिन करो कि वो क्या है, कंप्लीट पार्ट होता, इतना पार्ट होता, बाकी ये पूरा पार्ट होता, तब भी तो क्या भैया बाकी जगह से जहाँ जाके मीट करती है, सेक्शन से भी तो वहीं जाके मीट कर रही है। तो अगर आप मिरर का कुछ छोटा सा पार्ट भी ले लोगे ना, तब भी क्या है, उसे कर्वेचर को कंप्लीट करो, उसका ये जो सेगमेंट है इस पीछे चले जाओ या इसके पीछे चले जाओ। सर आपकी आवाज कट रही है। Yes, sir. हो जाता सर आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। ब्लैक करिए। समझ में नहीं आ रहा सर। अब ठीक है क्या? यस यस सर। ठीक, हाँ तो मैं कह रहा था यार, ये
इतना सेक्शन लो या इतना सेक्शन लो या इसके पीछे वाले इतना सेक्शन लो या कंप्लीट सेक्शन लो, हर केस में जब तक ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेम है और उसके रिस्पेक्ट में मिरर की लोकेशन सेम है, तो मिरर का कोई भी पार्ट ले लो, आपकी इमेज तो कंप्लीट की कंप्लीट इमेज बनेगी, बस फर्क किसका होगा, इंटेंसिटी का। तो अगर आप अच्छा जो इस सेगमेंट की फोकल लेंथ क्या है, इसकी इसकी और इसकी तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, सेम है, सेम है ना। अच्छा अब बताओ अगर मैं मिरर को यहां से कट कर दूं, मेरे को मैंने यहां से कट कर दिया, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को मैं रिमूव कर दूं, ऑब्जेक्ट रखूंगा, इमेज बनाएगा वो। अब ये बताओ कट किया और ये ऊपर वाला पार्ट ले लिया, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, अगर ऊपर वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर यहां शिफ्ट कर दूं, कट किया और यहां शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने यहीं कहीं छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट मेरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अब बताओ क्या होगा, जैसे पहले इसकी इमेज मान लो यहाँ बन रही थी, मान लेते ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही थी, या पॉसिबली पीछे बन सकती है, पॉसिबली बिहाइंड द मिरर बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट अस अज्यूम कि यहाँ बन रही थी, अब क्या होगा, तब इमेज ऊपर बनेगी। ऐसा क्यों? सर क्योंकि अब हम अगर इसको कंप्लीट मिरर ले लें तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर होगी। अगर हाँ अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता है ऐसे, तो भले भाई इसका पोल तो ये है ना यार, यस सर। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट इसके नीचे आ गया। तो जो इमेज में यहाँ बना रहा था वो इमेज बनेगी तो यहीं पर, बट अब इन्वर्टेड, रियल बने तो इन्वर्टेड बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा ये ऑब्जेक्ट, और ये जो आएगा वो यहाँ आएगा। क्लियर है क्या? यस। और छोटा और करेक्ट बनाऊं तो साइज में छोटा होना चाहिए डायग्राम के हिसाब से, यस सर। है ना, डायग्राम के हिसाब से छोटा होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा दूरी पर है और इमेज पास में है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखो, तो अब मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपने एक मिरर लिया था, ठीक, आपने एक मिरर लिया, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, लेट अस अज्यूम कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा आपने वो मान लो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, सेंटीमीटर पे, ठीक है। मान लो इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या किया, मिरर को यहाँ से आपने कट किया और आपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, इस मिरर को और नीचे वाले सेक्शन को, दोनों दोनों मिरर को आपने थोड़ा थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको आप 1 सेंटीमीटर ऊपर ले गए और इसको आप 1 सेंटीमीटर नीचे ले गए। फाइंड distance between images formed by these two mirrors. Find. क्वेश्चन क्लियर है? कट किया, ऊपर वाले सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर ऊपर ले गए और नीचे वाले सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर नीचे ले गए। फाइंड सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, फाइंड सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। सर 4 वो आया है ना, चेक करो यार 4 है क्या? सर ये नहीं है आंसर 4। ना, सर 2 ही आएगा।
सेट हुआ है, चेक करो आंसर। सर 2.5। नहीं दोस्त, सर 6। 6 किसने बोला? कनिष्क। आ रहा है। कनिष्क। सही है। यस सर। यस सर 6 आ गया। सर 6 सेंटीमीटर आ रहा है। वो प्रिंसिपल एक्सिस का मैंने थोड़ा गलत कर दिया, वो उससे 2 2 सेंटीमीटर, रह गए। 1 सेंटीमीटर अप डाउन। यस सर, यस इसका सर। ये 6 आएगा। सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है ये ऊपर डायग्राम में, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी। तो इसके लिए क्या है, देखो ये मिरर से कितनी दूरी पर रखा है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर। इमेज का नंबर नीचे है 30 सेंटीमीटर। अब तो मैं पूरा पूरा सॉल्व ही नहीं कर रहा, डेटा कितनी बार यूज हो गया यार, है ना? यस सर। 30 सेंटीमीटर मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ बनेगी। एक बात बताओ, इसके लिए क्या मान सकते हो? इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान सकते हो इसको? यस सर। इमेज क्या बनेगी? सेम साइड बनेगी तो इन्वर्टेड होनी चाहिए, मतलब ये नीचे है तो ये इमेज ऊपर। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। यस सर 2 टाइम। तो ये एक तरह से 2 सेंटीमीटर। नोटा वो यहाँ बनेगा कितने पे? 2 सेंटीमीटर पे। अच्छा, इसके लिए क्या है ये चीज? इसकी एक्सिस से ऊपर है, इमेज यहाँ से क्या बनेगी? एक्सिस से नीचे। अगेन ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, उनके बीच का ये जो गैप है ये भी कितना है? आंसर क्या है? 4 या 6? 6। तो आंसर क्या है? 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? सर 1 मिनट ऊपर दिखा दो सर, इसी ऊपर। और ऊपर करूं क्या? यस सर। यस सर। कर लिया? आई मीन अभी भी करो कोई ना। हो गया सर। चलो, मान लो ये आपका एक मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? जब ये, अच्छा ये दूरी की 15 सेंटीमीटर कांस्टेंट रहेगी या ऑब्वियसली चेंज होती रहेगी? चेंज होगी। सर मिरर रेस्ट पर है, चेंज होती रहेगी। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज at this given moment when the u is equals to 15. Find velocity of image when object
सर 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, है ना, बताना मेरे को। जब ऑब्जेक्ट 2f पे था, इमेज कहाँ थी? मान लो जब ऑब्जेक्ट 2f पे था या कभी रहा होगा, 2f कितना है, 20 सेंटीमीटर है क्या? यस सर। मान लो जब ऑब्जेक्ट 2f पे था तो इमेज भी कहाँ थी? 2f। और जैसे जैसे मैं फोकस की तरफ बढ़ रहा हूँ, इमेज कहाँ भाग रही है? टुवर्ड्स इंफिनिटी। यस सर। तो आप तो क्या, आप अब लॉजिक सोचो, आप तो सब कितना गए, 2f से f गए, इमेज कहाँ भाग गई? 2f से इंफिनिटी भाग गई। यस सर। जब मैं 2f पे था, जब ऑब्जेक्ट 2f पे था, इमेज भी कहाँ थी? 2f पे। और सर जब 16 सर। देखता हूँ पहले, अच्छा ये बताओ, जब ये जा रहा है इस तरफ तो ये इमेज कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। जैसे जो ऑब्जेक्ट f के करीब पहुंचेगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया है तो इमेज एक्चुअली कहाँ पहुंच गई है? क्लोज टू इंफिनिटी। बात समझ आ रही है? यस सर। फोकस को क्रॉस किया, इमेज कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे इमेज भी, और जब आप पोल पे आ जाओगे तो इमेज भी कहाँ जाएगी? पोल पे आ जाएगी। पोल पे। यस सर। अब मुझे, मैं आपसे, अब देखो, आप आइडिया से बता सकते थे अपने। सर 16। यस सर 16 सर 10। डिफरेंशिएट कर देंगे सर। टी के मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके आ गया। यस ठीक है, आएगा उस ठीक है। देखो अब मेरा पॉइंट क्या था, आपको जो समझाना था, मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे यार, क्या दिक्कत है, मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे। लॉजिकली सोचो, जब आप 2f से f गए, इमेज चलेगी 2f से इंफिनिटी, बताओ कौन फास्ट चला, ऑब्जेक्ट फास्ट चला या इमेज फास्ट चली? इमेज। इमेज। हाँ, तो जब भी आप f और 2f के बीच में आप जा रहे हो f की तरफ, तो ऑब्वियसली जो इमेज की स्पीड आनी चाहिए, ऑब्वियसली आपकी स्पीड से तो ज्यादा आनी चाहिए ना यार। यस सर। अब उल्टा सोचो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से 2f की तरफ जा रहा था, तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी से 2f की तरफ चला गया, तो इमेज सिर्फ कहाँ गई? f से 2f। तो जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है और फिर जब 2f की तरफ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट चल रहा फास्ट, इमेज चल रही है स्लो। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रॉस करेगा तो इमेज बहुत फास्ट हो जाएगी, राइट? चलिए अब देखो क्या है, 1/v प्लस 1/, आपको क्या निकालना है? dv/dt, राइट? कि जो मेरा मिरर के रिस्पेक्ट में जो मेरा v है वो भी कितना चेंज हो रहा है, जिस रेट से है ना। अब बताओ ये क्या आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा? -1/v v स्क्वायर dv/dt -1/u square du/dt equals to 0. फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको समझ आया जो dv/dt आ रहा है, ये क्या आ रहा है? -v²/। अब देखो v पॉजिटिव है नेगेटिव है, u पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका तो स्क्वायर ही होना है, एक एडिशनल माइनस लिखा हुआ है, राइट? अब ध्यान से देखो, जो du/dt है, ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ u है ना? कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, u क्या है? u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से? मिरर के पोल से। तो अगर मान लो यार मिरर स्टेशनरी है, फिर तो u का जो चेंज है वो सब किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट की उस वेलोसिटी। मिरर को भी मैं चला दूं, है ना, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में या ऑब्जेक्ट के अपोजिट जैसा भी है, तो पहले मिरर का चलना भी ये डिटरमाइन करेगा कि भैया जो u है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। सपोज वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो बताओ u बहुत तेजी से चेंज होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u का चेंज होना स्लो हो गया। जो du/dt क्या है? दिस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है with respect to mirror. विद रिस्पेक्ट with respect to
मिरर है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ आ रहा है? Yes, sir. ऐसे डी बाई डी टी ये क्या देगा? Velocity of image with respect to mirror. Mirror. The velocity of image with respect to mirror. अच्छा, तो ये क्या लिखा? डी बाई डी टी क्या लिखा हुआ है? इसको लिख सकता हूँ मैं? ये है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। This is the velocity of object minus velocity of Mirror. Or mirror. normal minus या vectorially minus? Vectorial. ये क्या है? velocity of image minus velocity of Mirror. अगर मेरे स्टेशनरी है फिर तो ये वीएम अपने आप ही जीरो हो जाएगा, और अगर मूविंग है तो आपको रिलेटिव देखना पड़ेगा। अब इसका अब आपको काम आसान कर देता हूँ मैं। साइन कैसे देखोगे? एक काम करो, वही साइन कन्वेंशन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। उस डायरेक्शन क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। तो मिरर के लिए किस डायरेक्शन में रेज इंसिडेंट हो रही होंगी? ये मिरर है और ये Left to right. इस डायग्राम के हिसाब से ऑब्वियसली इस पे जो रेज आ रही होंगी वो इधर गिर रही होंगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट इस रेड एरो के अलोंग चल रहा है वो पॉजिटिव है, जो इस रेड एरो के अपोजिट चल रहा है वो Negative. नेगेटिव है। आहो? Yes, sir. यस सर। चलो तो लिख लो, साइन कन्वेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इस वेलोसिटी इज टेकन एज, देखिए ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, its velocity is taken as positive. सिमिलरली मिरर के लिए मिरर भी अगर मतलब कोई भी चीज जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको बस पॉजिटिव ले लेना। अब बताओ, यहाँ से बताओ, तो डी बाई डी टी क्या है? माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, राइट। और वी और यू क्या है? यू आपकी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, वी क्या है? कोरिस्पोंडिंग इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ इमेज है, राइट। डेटा के हिसाब से बताओ, यू 15 है तो वी कितना आया? 30. 30. तो वी बाई यू कितना आया? 2 2. करना था स्क्वायर 4। तो एक तो ऑलरेडी क्या लगा हुआ आगे? -4। सही है। ये देखो ये है, ये है ना फॉर गिवन डेटा जो आपका यू क्या लिखा हुआ है? -15। वी क्या आएगा? -30. हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस ये क्या है? सही है। अपने लिख देता हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 4. +4। +4। ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आई? -69। Yes. यस सर। वहाँ बताओ, एकदम सही डायरेक्शन आई है ये? आप कहाँ हो? आप 2f और f के
बीच में। तो अगर आप फोकस की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली चलेगा तो इमेज 30 पे होगी और इमेज कहाँ जा रही होगी? Infinite. तो भाई आपकी डायरेक्शन क्या नहीं चाहिए थी वेलोसिटी की? नेगेटिव। नेगेटिव है ना। इसमें लिखो रिपीट द सेम प्रॉब्लम। Repeat the same problem. If mirror is moving towards left with a velocity of 2 meter per second. Repeat same problem. If mirror is moving towards left with a speed of 2 meter per second. सर जैसे मिरर भी मूव कर रहा है, तो जो हमने वो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेटिव लिया था उसके अंदर अगर हम फोकस को कांस्टेंट ना माने तो हम df by dt को वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं। फोकस तो यार कांस्टेंट ही है ना। फोकस क्या है? मिरर से दूरी है। नहीं, लेकिन अगर मिरर दूर जा रहा होगा तो ऑब्जेक्ट को लगेगा कि फोकस भी दूर जा रहा है उससे। तो यू क्या है? व्हाट इज यू? मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। और 1/v + 1/u = 1/f में f क्या है? एफ फोकस का फोकल डिस्टेंस है सर। कहाँ से? मिरर से वो भी। Which is always mirror even if mirror is moving. तो जो पोल से फोकस की दूरी है वो कांस्टेंट है। अच्छा ओके सर, मैं उसके साथ सोच रहा था कि मतलब वो शायद मूव करेगा। बी है, एफ है, ये क्या है? मिरर के पोल से दूरी है। जब उसका डायरेक्ट लोगे तो पोल से एफ की दूरी चेंज नहीं हो रही है, पोल से यू चेंज हो रहा है। ये क्या लिखोगे भैया? देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज 28 22 10 आएगा। 22 26. सर -28 so 22 26. 26 so 22 26 26 हो गया +2। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 6 24 हो गया। -24 26 मतलब लेफ्ट में जा रहा है 26 मीटर पर सेकंड से। आओ चलिए मान लो मान लेते हैं मिरर है। डेटा यही है अपने पास 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आपके पास। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर द गिवन सिनेरियो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर द गिवन सिनेरियो।
Sir, root of 452. So minus 22 I cap plus 6 j cap. Yes. Sir, minus 22 I cap minus 24 j cap. यस सर, मेरा भी यही आ रहा है, माइनस 22 आई कैप माइनस 24 जे कैप. 24 J cap. Yes, sir. 6. सर इमेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है या वेक्टोरियल फॉर्म में ही रहने दें? जैसा मन करता है वैसा बता दो यार. इनफैक्ट 2 पार्ट्स बता दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा. मैं अगर ये मान लूं कि सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये करते हो आप आई कैप जे कैप में बता दो. आपके लिए वैसा है minus So 22. minus 22 I cap minus 24 J cap. यस सर. Yes, sir. Yeah. So minus 22 I cap Yes. minus 3 J cap. अच्छा. डिस्कस करेंगे आप? देखो सर 1 मिनट रुक जाओ बस. सर सर इसमें उसके लिए डिफरेंशिएट करना था ना. हाँ, वो जो क्या कहते हैं y एक्सिस y वाली वेलोसिटी थी, y डायरेक्शन वाली मैग्नीफिकेशन वाला. तो उससे आनी थी ना स्पीड y एक्सिस वाली, y डायरेक्शन वाली. बिल्कुल. ये अभी यहाँ पर है, ये इस लाइन के लोग जाएगा तो ऑब्वियसली क्या अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर वो यहाँ होगा, फिर वो यहाँ होगा. तो ऑब्वियसली क्या एक तरह से ऑब्जेक्ट की जो हाइट भी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो हाइट ऑफ इमेज अगर एक्सिस के लॉन्ग चल रहा होता फिर तो कोई पेन ही नहीं था. अगर एक्सिस के लॉन्ग चला था तो इमेज भी हमेशा किसके लॉन्ग चलेगी, एक्सिस. हाइट हमेशा से 0 है तो इमेज की हाइट भी हमेशा से 0 रहेगी. लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे एक तरह से क्या है ऑब्जेक्ट जैसे हाइट गेन कर रहा है. यस. इमेज की भी हाइट लगातार वेरी कर रही होगी. तो पार्टिकल क्या होगा, जो इमेज है वो एक्सिस के लॉन्ग तो मूव कर ही रही है लेकिन साथ साथ में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर रही होगी, हाइट भी चेंज हो रही होगी. यस. तो बोली एक्स और वाई दोनों आएंगे. देखो ये 8 और ये 6 है. एक बात बताओ, अब पार्टिकल की मैं 2 अलग अलग वेलोसिटी मान लूं और 10 को हटा दूं तो जो एक क्या बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस को अलग से स्टडी कर लो. वाई एक्सिस को अलग से स्टडी कर लो. ठीक है ना. अच्छा एक्स एक्सिस मतलब क्या है, एक्स एक्सिस वाला अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सब ऐसा बना सकता हूँ. टू मीटर पर सेकंड से यहाँ जा रहा है राइट. और ये मीटर पर सेकंड से यहाँ जा रहा है. सही है. यहाँ तक खत्म. ये क्वेश्चन और क्या ऊपर वाला क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है भाई. ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया ना यार. Yes, sir. यस. बस vm पॉजिटिव हो जाएगा. यस सर. वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर तो माइनस v बाई यू का स्क्वायर है ना, v स्क्वायर यू स्क्वायर. 15 पे था, इमेज बनेगी 30 पे तो v बाई यू कितना है 2, उसका स्क्वायर करना तो ये -4. ये बनेगा ये कितना हुआ 6 हुआ.
24 हुआ Yes, sir. Yes. तो -22 आया। -22. Yes, sir. अब अलोंग y एक्सिस की बात की जाए तो क्या है, मुझे सर y एक्सिस वाला टाइम की टर्म्स में आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। किसके टर्म में आएगा? नहीं सर, कांस्टेंट आ रहे हैं सर। Yes. देखो सर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे चला गया। चलो कोई बात नहीं, करें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है -v/u U. इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चलेगा? Yes, sir. यस सर। अब हाइट ऑफ इमेज क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इमेज की वो कैसे चेंज हो रही है, राइट? मुझे इस पूरे का क्या लेना, डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव लोगे तो v वेरिएबल है, u वेरिएबल है, h o भी वेरिएबल है, हाँ या ना? Yes, sir. सर। है ना? तो अब जब आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो इनका डेरिवेटिव आपको तीनों का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। एक कांस्टेंट, बाकी दो का डेरिवेटिव, फिर दूसरा कांस्टेंट, बचे हुए दो का डेरिवेटिव, फिर तीसरा वाला कांस्टेंट, फिर बचे हुए, इस तरह से। मतलब पहले दो एज इट इज, तीसरा का डेरिवेटिव, समझ गए ना इस स्टेप से? Yes, sir. अब मैं बाकी क्या मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ यार, इस पूरे जुगाड़ को ना मैं v को तो रिप्लेस कर ही सकता हूँ, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/, ये होता है 1/v प्लस 1/, इक्वल्स टू 1/f, राइट? तो ये u माइनस f सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया u पर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया u पर चला गया, और फिर ले लिया रेसिप्रोकल, तो क्या बना? और ये है -v/u विच इज F minus U. F minus U. है ना? अभी तक मैंने कहीं साइन नहीं डाला, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें भी साइन डाला, इस पूरे -v/u को एज इट इज मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। हाइट ऑफ इमेज क्या है? साइन तो बाद में डालेंगे। अब बताओ, इस अब पूरे का डेरिवेटिव ले लूं? Yes, sir. माना जब आपके पास 3 वेरिएबल नहीं रहे, अब आपके कितने वेरिएबल रहे? सिर्फ 2। 2. हाइट ऑफ इमेज का क्या ले लिया आपने? डेरिवेटिव। तो f तो है कांस्टेंट, फिर एक तो क्या है इसका डेरिवेटिव, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट, फिर देखो ये एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/f माइनस u का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/f minus u का -1/, minus इसका into स्क्वायर, minus du by dt. इस पूरे डेरिवेटिव को माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। Yes, sir. समझ आ रहा दोस्तों? Yes, sir. बाद में इसको मैं बहुत ही आसान कर दूंगा। अब ये बताओ, अब लॉजिकली पूछता हूँ, ये जो आपने लिखा है dh0 बना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन का डेरिवेटिव, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी डिपेंड करेगा, या फिर एक्चुअली मान लो मिरर भी मान लो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता, अगर मान लो मिरर भी किसी एंगल पे चल रहा होता, तो ऑब्जेक्ट की एक्सिस से दूरी क्या है वो सब ऑब्जेक्ट के चलने पे डिपेंड करती है, या मिरर भी किस डायरेक्शन में चल रहा है उस पर भी डिपेंड करती है? Sir, mirror के चलने के direction. मानो ना ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, मान लो मिरर है, मिरर को भी मैंने रैंडमली बोल दिया जा रहा है रैंडमली कहीं हो ऐसे डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, मिरर यहाँ चला गया, तो ऑब्वियसली जो इसके अब हाइट में जो फर्क है, जो एक्चुअल में ये पहले ये होता, अब ये नहीं है, अब ये है, हाँ या ना? Yes, sir. तो जो ये जो मैंने पहला फैक्टर लिखा है, ये वाला फैक्टर, ये अगेन ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट की क्या है कि ऑब्जेक्ट एक्सिस से कितनी दूरी, किस रेट से दूरी चेंज कर रहा है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि मिरर खुद एक्सिस के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ऑब्जेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनका रिलेटिव हो जाएगा यार, Yes, sir. इनका रिलेटिव हो जाएगा ना यार। चलो, तो मतलब जो भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट के नहीं है, ऑब्जेक्ट के डेरिवेटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट में है? Mirror. अब वापस डी बाई डी टी पे, अब डी बाई डी टी किस पर डिपेंड करेगा? सब ऑब्जेक्ट के चलने पे, या कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी किस रेट से चेंज हो रही है? तो डी बाई डी टी क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर के रिस्पेक्ट में अलोंग
अलोंग Principal axis. और ये क्या है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में अलोंग Normal of principal axis. Perpendicular to principal axis. अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चमक रहा है ना? तो मैं ये जो है इसको मैं फिर से अगर लिख दूं, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन किस डायरेक्शन में? Perpendicular. चलिए ये f हो गया, ये f माइनस यू हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर में, प्लस ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, लेकिन u तो किस पर डिपेंड करता है? Along. ज्यादा समझ में आया? ये वाला पार्ट तो आसान था, अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो, अब एक बात हो, जो मेरा क्वेश्चन था उस वक्त पार्टिकल का हाइट कितना है? Zero. Zero. तो क्या है मेरी इसकी सेकंड टर्म जीरो हो गई? सेकंड Yes, sir. जीरो हो गई? Yes, sir. सही बोल रहा हूँ ना? सेकंड टर्म विल बी जीरो। आहो, तो आपके पास क्या बचा? सिंपली ये बचा क्या? अच्छा, f अपॉन f माइनस यू क्या है? ध्यान से देखो, f अपॉन f माइनस यू क्या है? माइनस v बाय U. मतलब क्या किया, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता सिंपली और इसको एज इट इज मान लेता और इसका डेरिवेटिव ले लेता है ना, तो हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, बस वो लिखना था। ये वो चीज लिखी हुई है, कोई बात नहीं, वापस आता। तो ये क्या है, अगर स्पेशल केस लिख लो, है ना, स्पेशल केस एक तो क्या है, मान लो अगर मैं हमेशा ही मान के चलो ये सब क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में, मान लो मिरर रेस्ट पर है, हर केस में मान लो मिरर रेस्ट पर है, या चल भी रहा है तो एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि मान लो यार ऑब्जेक्ट चाहे एक्सिस के अलोंग चल रहा हो, लेकिन अगर मिरर खुद किसी रैंडम डायरेक्शन में मूविंग है, तब अगेन ये वाला फैक्टर आपके पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इसके हाइट चेंज होने लगेगी। तो मान लो मिरर रेस्ट पर है, अब केस क्या ले रहा हूँ, या मिरर इवन इफ मिरर मूविंग है और मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अगर मान लो ऐसा चले, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा ये बताओ। सिंस पार्टिकल इज ऑलवेज मूविंग, हमेशा एक्सिस पे ही रहा है, तो इमेज भी हमेशा एक्सिस पे रहेगी। देखो इस केस में क्या होगा, ये वाला फैक्टर जीरो हो गया क्या, और ये वाला फैक्टर भी जीरो हो गया। तो अगर एक्सिस के अलोंग ही मूव करे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हमेशा Zero. Zero. और पार्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर किस वेलोसिटी से जा रहा है? एक्सिस के परपेंडिकुलर किस वेलोसिटी से जा रहा है? Zero. जीरो, जा ही नहीं रहा ना, एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है हमेशा। तो इस केस में आपको दूसरा वाला पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक केस क्या ले लेता हूँ कि ये आपका मिरर है, ये गया इधर, मतलब जिस इंस्टेंट में पूछा गया उस इंस्टेंट पे पार्टिकल का है एक्सिस पर है। तो इस केस में क्या हुआ, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया? जीरो। Zero. इस केस में क्या हुआ, इस केस में सेकंड टर्म जीरो हो गई। Yes, sir. सब पहले टर्म बची, पहले f अपॉन f माइनस यू क्या है? सिंपली माइनस v बाई यू। f अपॉन f माइनस यू क्या है? माइनस सिंपली माइनस V by. अब v और u निकालो, माइनस v बाई यू रखो और सिंपली देख लो कि भैया पार्टिकल मिरर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन से, व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एक बात बताओ, if particle
कि हाइट जीरो नहीं है, बट इट इज ऑलवेज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में क्या चीज जीरो हो जाएगा? फर्स्ट VIM पर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाली टर्म पहली टर्म जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी ये वाली डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही ना यार। Constant हो रहा है। Yes, sir. और अगर पार्टिकल सिंपली ऐसे ही मूव कर रहा है तो क्या हुआ? पार्ट अगर ऐसे मूव कर तो इमेज जहां भी होगी, इमेज भी बस इमेज की हाइट चेंज होती रहेगी, एक्स में पोजीशन तो चेंज होगी नहीं। यस हाँ, तो इस केस में क्या लिख सकते हो? जो इसका डेरिवेटिव आएगा, बताओ बताओ, उसका माइनस वी बाई यू कॉन्स्टेंट हो गया क्या? माइनस वी बाई यू कॉन्स्टेंट हो गया। सब किसका डेरिवेटिव बचा? कि किस रेट से हाइट चेंज हो रही है, बस उसी की कोरस्पॉन्डिंग इमेज की हाइट चेंज हो रही है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट आएगा और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? देखो ध्यान से देखो, सेम है, अलोंग वाई एक्सिस वाला। जैसे इस केस में ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, ये क्या बताता है? माइनस वी बाई यू। और ये क्या बता रहा है? कि ऑब्जेक्ट की मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है। सेकंड केस और फोर्थ केस एटलीस्ट वाई डायरेक्शन की सेम है। इसमें क्या है? फोर्थ में और सेकंड में किस चीज का डिफरेंस है? फोर्थ में एक्स भी चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ वाई चेंज हो रहा है। तो इसका चेंज ऑफ वाई और इसका चेंज ऑफ वाई क्या है? सेम है। सेम है। और मान के चलो 99.99% केस में आपके पास ये एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं। अगर आया तो जो ऊपर एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, इससे ऊपर वाला एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आएगा। दोनों एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, स्टिल एंगल वाला आता है, दोनों ही मूविंग है, मिरर भी मूविंग है, ऑब्जेक्ट भी मूविंग है, और दोनों ही एंगल पे जा रहे हैं, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर तो आपको पूरा पूरा ये सॉल्व करना पड़ जाएगा, ये पूरा पूरा लिखना पड़ जाएगा। ऑलराइट, इसके आने के चांसेस क्लोज टू जीरो है। तो जो मैक्सिमम आपको वो दे सकते हो, क्या दे सकते हैं कि भैया सेकंड केस बना सकते हैं कि भैया ओनली ऑब्जेक्ट किस एंगल पे जा रहा है और मिरर या तो स्टेशनरी या चल भी रहा है तो एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, यानी मिरर की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। आहो, तो अब देखो अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो सेकंड केस और फोर्थ केस सेम है। कर लें अब अलोंग वाई एक्सिस। यस इस रेट से इमेज की जो y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, माइनस वी बाई वी कितना है? यू कितना था? 30 और ऐसे इधर जाने का जो कंपोनेंट है 6 इधर का अपने 6, ये कितना है? -12। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज? -20 आई कैप तो -12 जे कैप। लॉजिकली कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। ये है ऑब्जेक्ट 15 पे, देखो ऑब्जेक्ट की अगर हाइट बढ़ रही है तो इमेज की हाइट भी बढ़ रही होगी। बात बताओ, जैसे जैसे आप फोकस की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप फोकस की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा होगा और बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा वी। भैया अगर आप 2f से f की तरफ भागते हो तो इमेज बहुत तेजी से भागती है पीछे की तरफ। यस Yes, तो sir. जैसे आप फोकस, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, मुझे पता है जैसे जैसे मैं फोकस की तरफ जा रहा हूँ मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, मैग्निफिकेशन तो बढ़ रहा है, Yes, sir. साथ साथ बढ़ रहा है। Yes, sir. बढ़ रही है तो इमेज की हाइट और तेजी से बढ़ रही होगी। अगर आप कांस्टेंट हाइट का भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे फोकस की तरफ ले जाते हैं वैसे वैसे इमेज की हाइट बढ़ती। एक कांस्टेंट हाइट का भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट जैसे जैसे फोकस की तरफ ले जाते हैं वैसे वैसे तब भी तो इमेज की हाइट बढ़ती। अब यहाँ क्या हो रहा है?
इमेज की हाइट तो वैसे तो बढ़ ही रही है, साथ साथ में ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ रही है, तो इमेज की हाइट और तेजी से बढ़ रही बढ़ेगी। होगी। और अब देखो, तो एक तरह से ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे बढ़ रही है, तो इमेज नीचे जा रही होगी, नीचे की तरफ बढ़ रही होगी, राइट। ऑब्जेक्ट की ऐसे हाइट बढ़ रही है, तो इमेज की नीचे की तो इमेज कहाँ जा रही है, एक तो जा रही है लेफ्ट में और एक कहाँ जा रही है, माइनस दोनों कंपोनेंट नेगेटिव आने चाहिए, दोनों नेगेटिव ही आ रहे हैं। यस। स्टिल बोलता हूँ ये जो केस करवाया है इसके आने के चांसेस भी क्लोज टू 0 है। जो भी चांसेस है अगर आया, तो जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था जिसमें मिरर स्टेशनरी था, ऑब्जेक्ट एक्सिस से चल रहा था, या जिसमें मिरर भी चल रहा है, वो आने के चांस है, एंगल आने के चांसेस कम है। और एंगल का आया तब भी क्या मान के क्या आएगा, या तो मिरर रुका हुआ है, या जो हमने किया मिरर चल रहा है लेकिन एक्सिस का चल रहा है और ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, सच दैट ये सेकंड टर्म 0 हो जाए। और अब जो ये पहली टर्म बची है, ये केस और ये केस क्या है, चौथा वाला केस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, सेम। अब तो ऊपर किसी नोट करना रह गए, ऊपर करूं, यस सर। कहाँ से बता देना मेरे को, कहाँ से, बस ये सर नीचे कर दो। सर हो गया। सर कर लिया। चलो करें फिर आगे बढ़े, कर ले सभी ने, चलो। तो यार दैट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन इन अ कर्व्ड मिरर, ठीक है ना यार। अच्छा, 2 मिरर रखे हैं तो क्या होगा, पहले जो क्वेश्चन किए हुए हैं, एक की जो इमेज बनेगी वो दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकती है। ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल डिपेंड करता है कि वो जो रेज सर मीट, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ अगर रेज मीट करके उसके बाद दूसरा मिरर आया है, तो रेज एक्चुअली उस मीट करने के बाद उसके पास पहुंचेगी, तो उसको क्या लगेगा कि एक्चुअल में रेज एक पॉइंट से जनरेट होकर आ रही है, ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट की तरह। बट अगर रेज मीट करने से पहले ही मिरर बीच में इंटरसेप्ट कर गया,
तो क्या हुआ, एक तरह से उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, मिरर के पीछे। देखो पहले की जो इमेज है वो दूसरे के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, सिंपल सा सोचो। अगर वो ऑब्जेक्ट दूसरे मिरर के सामने आ जाता है तो वो उसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे आ जाता है तो उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। उसकी जो इमेज बनेगी वो फर्दर वापस से पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का, उससे जो इमेज बनेगी वो फर्दर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिर से दूसरे मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन चलता रहेगा। हालांकि जितने ज्यादा रिफ्लेक्शन के बाद देखोगे उतनी ज्यादा क्या होती है, जो ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, वो खत्म होता रहता है, क्योंकि विद एवरी रिफ्लेक्शन कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी स्कैटर कर जाता है, और जैसे जैसे आपकी लाइट ट्रैवल करती है एनर्जी स्कैटर हो रही होती है, डिसिपेट हो रही होती है सराउंडिंग में। तो जो पहली इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट होगी, दूसरी इमेज उससे कम ब्राइट होगी, तीसरी इमेज उससे भी कम ब्राइट होगी। आहो सर इन क्वेश्चन में अगर मिरर जो दो आपस में जो मिरर है वो भी किसी एंगल पे रखे हो तो वो सॉल्व इसी मेथड से होंगे या फिर उसमें भी हो गया ना। अलग? एग्जांपल ऐसे दे दिया, मान लिया मैंने दे दिया एक मिरर है और एक मिरर में दे दिया ऐसे है, जो कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, बता, लॉजिकल है कुछ ऐसा। आहो अब ये देख, मान लो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से रेज निकली, मान लो कहीं जाके मीट करेगी, इसका इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसके एक्सिस पर रखा गया या उसकी कुछ हाइट कंसीडर कर ली जाएगी बस। उसकी हाइट कंसीडर होगी। क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा नहीं हो गया कि सिंपली एक मिरर रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर, कुछ परपेंडिकुलर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है ना। यस सर। इसी डायग्राम को बस उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट करके दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सब ऐसे ही है। तो ये डिस्टेंस, ये तो पता ही होगा ये डिस्टेंस कितनी है हमें, ये थीटा पता है। तो देखो एल कोस थीटा क्या आ गया, मान लो ये डिस्टेंस बचती है आपके पास कुछ भी एल बचती है, तो एल कोस थीटा क्या हो गया, पोल से दूरी हो गई, और एल साइन थीटा क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई। परपेंडिकुलर हाइट। बस हो गया। यस सर। फिर जो इसके हिसाब से जो भी यू आएगा, जो भी इसका यू के साथ वी आएगा, वी क्या आएगा, वी और हाइट इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा, कि अब इसकी जो इमेज हो सकता है वो यहाँ बन रही हो और इससे थोड़ा सा इधर चली गई हो ऐसे, सही है ना। ऐसे रखा कि इसकी एक तो क्या है, कुछ पीछे चलेगी इमेज और इन्वर्टेड बन रही है, तो इधर सेम साइड बन रही है, इधर इधर। तो अब तो एक नए क्वेश्चन की तरह सोचो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह। चलिए लिखिए, या मैं चल तो ये लिख देता हूँ, यू क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और एच क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। चलो तो ना यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली है, मैग्निफिकेशन वगैरह किया, और आपने मिरर का कुछ पार्ट कवर कर दिया, मेरे को कैसे कट कर दिया। मेरे को कट करने से फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। बात हो, मान लो ये मिरर है, हमने यहाँ से पैरेलल रेज भेजी, आपने बोला वो यहाँ जाके मीट कर गई, परफेक्ट है। आपने बोला इसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ है। अगर इस पूरे को मैं किसी मीडियम में इमर्स कर देता, मान लो पानी में लेगी मिरर को, अब जो रेज पे पैरेलल गिरेंगी क्या वो किसी और एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी या अभी भी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी, सर उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होंगी। क्या फर्क पड़ता है, किसी मीडियम में ले जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस से फर्क पड़ेगा ना, जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी अगर मैं किसी मिरर को कट कर दूं या मैं मिरर को पानी में या किसी मीडियम में इमर्स कर दूं, फोकल लेंथ क्या रहती है, सेम। तो लिख लो यहाँ पर, if mirror is immersed in any medium, या focal length of mirror is independent of medium, ऐसे लिख लो, focal length of mirror is independent of medium। चाहे आपने हवा में रखा है, चाहे वैक्यूम में रखा है, चाहे पानी में रखा है, चाहे आपने किसी ऑयल में रखा हुआ है, कुछ भी कर लो, focal length of mirror is independent of medium। सर 1 सेकेंड, क्योंकि लाइट कितना रिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करेगा उसके कर्वेचर पे। जब तक कर्वेचर सेम है तो सेम रहे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, रिफ्लेक्शन सेम होगा। हाँ बोलो दोस्त क्या कह रहे हो।
सर ये इंटेंसिटी क्यों डिम होती है जब वो काफी बारी रिफ्लेक्शन कर लेती है लाइट? अच्छा एक बात बता, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जो तुम्हारे घर में लाइट होती है वो लाइट कहाँ तक ट्रेवल करती है, इन्फिनिटी तक, या कुछ देर के बाद उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है? सर इंटेंसिटी तो कम होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं मानते हम। यार लाइट में तो कौन से इलास्टिक कोलिजन है, लाइट का तो फंडा ही अलग है। लाइट कौन सा पार्टिकल है? whenever light travels it travels as a wave। ये होता है ना, घर से जो बल्ब जलता है उससे जो लाइट निकलती है वो लाइट क्या होती है, जैसे जैसे स्पेस में प्रोपोगेट करेगी वैसे वैसे स्प्रेड आउट होती जाती है, जैसे जैसे स्प्रेड आउट होती रहेगी वैसे वैसे गिवन एरिया से क्या होगा, कम लाइट पास होगी, कम एनर्जी पास होगी, कम एनर्जी पास होगी तो क्या होगा, वहां पर आपकी ब्राइटनेस कम हो गई। और लॉजिकल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो कुछ पार्ट तो हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्ब हो रहा है। और जब लाइट एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ट्रेवल कर रही होती है तब भी तो अपनी एनर्जी क्या कर रही होती है, लूज आउट कर रही होती है। ओके सर। लाइट जितना लेंथ ट्रेवल करती जाएगी उतना वही एनर्जी का इंटेंसिटी कम होती जाएगी ना यार, हाँ ठीक है सर। क्योंकि पहले जितनी एनर्जी पास होनी चाहिए एरिया से, अब लाइट स्प्रेड आउट कर रही है तो अब उतने ही एरिया से नंबर ऑफ रेज कम पास होंगे, नंबर ऑफ रेज कम पास होंगे, तो क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ लेस पार्टिकल पहुंच रहे हैं आंखों में, जो कि हमें लाइट की इंटेंसिटी का या ब्राइटनेस का सेंसेशन देते हैं। अब उसी एरिया से कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहुंचेंगे। सोचो ऐसे कुछ कुछ तो लाइट की कुछ एनर्जी है जो आइस में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है ब्राइटनेस की, वो कम होती है, कम होगी तो क्या होगा, आइस को कम रिसीव हुए, सेंसेशन कम रिसीव हुई तो आपको कम ब्राइट दिखेगा। ठीक है सर, समझ गया। आगे लिखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, रिफ्रैक्शन। एक्सक्यूज मी सर। अब आप सर उस कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बोलो दोस्त। सर वो एरियल मैग्निफिकेशन दिया हुआ था, उस पे क्वेश्चन आते हैं? किस पे? सर एरियल मैग्निफिकेशन दिया हुआ था बुक में यार, बट उसको कोई क्वेश्चन नहीं मिला। यार एक बात बताओ, देखो ना बुक में हो सकता है इन्फिनिट चीज में, एरियल मैग्निफिकेशन क्या है? या तुमने एक बात बताओ, तुमने एक मिरर लिया और मिरर के सामने तुमने क्या रख दिया, एक स्क्वायर लूप रख दिया, सपोज करो। हम चीजें याद नहीं कर सकते ना, हम चीजें समझ सकते हैं। एक बात बताओ, मान लो दोस्तों मैंने एक ऐसा इस सेंटर से पास हो रहा है, मैंने एक ये ले लिया और मैं पूछूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज। भाई एरियल मैग्निफिकेशन क्या हो गया दोस्तों, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ, मान लो मैं इसको ऐसे सिमेट्रिक लिख दिया, मान लो ऐसे, तो क्या ये जो हाइट है दैट विल बिहेव लाइक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई अगर मुझे ये पता कि ये लेंथ कितनी है तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग, मान लो इमेज यहाँ बन रही है और ट्वाइस बन रही है तो ये लेंथ डबल हो जाएगी। यस सर। सारे सेम है ना, कैसे भी रख के देख लो। यस Yes, sir. ये भी तो मिरर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये साइड भी तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट। तो जैसे आपको ये हाइट पता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाली हाइट पता लग जाएगी, जैसे आपको ये हाइट पता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये वाली हाइट पता लग जाएगी। सेंटर से पास हो तो ये सारे क्या होंगे, सेंटर से अगर पास हो रहा तो बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप ये निकाल पाए कि ये साइड कितना चेंज हुई है, अगर मान लो ये स्क्वायर है, ए है और ए है, तो ए को बोला ये 2a हो गया, तो ये वाला ए भी क्या हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ मान लो यार ए बी है और मैं सिमेट्रिक भी नहीं रखता हूँ, ए बी और सिमेट्रिक भी नहीं रखता हूँ, मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन क्या है, ट्वाइस है। तो ये पार्ट ले लो a1 और ये ले लो a2, a1 कितना हो गया, ट्वाइस a1, यस सर। हो गया ट्वाइस a2, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी हो और a1 a2 क्या, ट्वाइस ऑफ a हो गया। तो इवन आपने एसिमेट्रिक भी रखा हुआ तब भी क्या हो रहा है, तब भी सिंपली क्या, देखो यार इस कोई भी एक साइड ले लो, मैग्निफिकेशन क्या था, जितना भी मैग्निफिकेशन हो रहा है उसका m टाइम्स ये साइड हो जाएगी और उसका m टाइम्स, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन ट्वाइस है तो ये साइड ट्वाइस बड़ी दिखाई देगी और ये साइड भी ट्वाइस बड़ी दिखाई देगी।
नया एरिया कितना आया? 4 times. इसमें क्या अपन पढ़े अलग से, है ना? ये तो सिंपल सा, ऐसी मैंने इसकी बजाय मैंने एक रिंग दे दी होती, तो रिंग की जो भी रेडियस है वो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई। भाई रिंग की रेडियस को आप क्या मान सकते हो? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान सकते हो। Yes. तो हाइट ऑफ इमेज आ गई, मतलब नई रेडियस आ गई, नया पाई आर स्क्वायर आ गया, नया एरिया पता लग गया। डन। चलिए आगे बढ़े, लिखिए लिखिए रिफ्रैक्शन। कहाँ गया? अभी तो लिखा था अपन ने, गायब हो गया। सर वो पेज अलग था। इसमें तो ऐड किया था यार पेज, ये तो किया था। सर शायद सेकंड पेज था। सेकंड पेज ये है, चलो कोई ना। रिफ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, डेफिनेशन वाइज तो पता ही है हमें क्या होता है, मोस्टली तो हमें एप्लीकेशन ही देखनी है। क्या होता है भाई रिफ्रैक्शन? बैंड होना लाइट का, मीडियम से पास करते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसकी बेंडिंग। ठीक है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। मान लो ये बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इस बाउंड्री का जो परपेंडिकुलर होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। मान लो आपकी लाइट आती है यहाँ से, एक्सपेक्टेड था कि लाइट सीधा जाएगी। अब तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से अवे बेंड होगी। डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम। डिपेंड करता है कि आपका मीडियम डेंस है या रेयर है, ये बात कर रहे हो ना? यस। तो अगर आपके पास ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है, क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ये डेंसर है और ये रेयर है तो अवे फ्रॉम। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, है ना? व्हेन लाइट goes from one medium to another medium, so this process of bending is known as refraction. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब अगर मान लो सपोज को मैंने यहाँ एक मिरर रखा होता जो कि जिसपे ये परपेंडिकुलर गिरता, क्या होता? रिट्रेस इट। दिखाई दे रहा, वही चीज हो जाती। डेंसर से जब रेयर में एंटर करते तो क्या होता? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ यस सर। यस सर। अगर मैं यहाँ एक मिरर रख देता परपेंडिकुलर, इसके पाथ रिट्रेस करती, रेयर से डेंसर जाते, क्या हो जाता? टुवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना? यस सर। वैसे भी यार लाइट को इसके पूरी जर्नी में जहां से भी इसको मिरर के परपेंडिकुलर गिरा दोगे वहां से इसका रिट्रेसिंग होना चालू हो जाएगा। जो जो पाथ फॉलो करता हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बस वही सेम चीज वो रिवर्स डायरेक्शन में करता जाएगा। ठीक है ना? ये क्या, इसको क्या बोलोगे? दिस इज एंगल ऑफ, सारे एंगल नॉर्मल के साथ मेजर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में जो रिफ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा? इंसिडेंस से ज्यादा है ना? अच्छा अब बात करते हैं कौन सा, किसे रेयर बोलो और किसे डेंसर बोलोगे? कैसे डिफाइन करो कौन रेयर है कौन डेंसर है? सर लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड से अगर जैसे आपके लिए कम हो रही है तो रिलेटिवली डेंसर है दूसरा मीडियम। आपके लिए भी वही है, आप सड़क पे चलाते हो वो आपके लिए रेयर है, वहीं पर क्या है मड वगैरह है, अब उसमें गाड़ी चलाते हो आपकी स्पीड कम हो जाती है तो मड आपके लिए क्या है? डेंसर है। अच्छा डेंसर होना है रेयर होना, ये क्या है? एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स। जैसे कि पानी है, पानी एयर के कंपैरिजन में क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मतलब क्या हुआ? ऑप्टिक्स के लिए मतलब लाइट के लिए पानी में स्पीड क्या है? कम है। तो पानी एयर के कंपैरिजन में तो डेंसर है, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में
रेयर है। रेयर है। ग्लास में स्पीड और भी कम हो जाती है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयर हो गया। तो जब भी रेयर डेंसिटी की बात करते हैं रिलेटिव टर्म होती है, तो ये डिफाइन करते हैं। तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया कि भाई आपको डेंसिटी वो बताने का क्या कहते हैं कि कौन किसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर है या रेयर है। तो आपने स्पीड के टर्म में डिफाइन कर दिया। एक हमने फैक्टर डिफाइन किया, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू और स्मॉल एन। एनसीईआरटी में शायद एन दिया हुआ, अपन मोस्टली म्यू यूज करते रहेंगे। ये क्या होता है, क्या होता है भाई, किसी को डेफिनेशन याद है? Speed of light Medium. speed of light in medium. Speed of light V in upon V. speed of light in vacuum to the speed of light in मीडियम। अच्छा, मीडियम में स्पीड हमेशा कम होती है वैक्यूम से। तो वैक्यूम के लिए, अच्छा वैक्यूम का ही अगर म्यू निकालना हो तो म्यू ऑफ वैक्यूम कितना हो गया? बाकी सब मीडियम का जो म्यू होगा वो 1 से ज्यादा ज्यादा आएगा, सॉरी। अब मान के चलो कि भैया आपको पानी का, ग्लास का, एयर का, एटलीस्ट इन 3 चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं गिवन होगा। इनका आपको याद होना चाहिए। किसी को पानी का याद आ रहा है? एयर का कितना होता है? 1 point something। 1 point something 1 point something होता है। 1 point क्लोज टू 0.03 होता है शायद, 0.0 इस टाइप से होता है। 3 या 4 ऐसे करके होता है। उसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान सकते हो? 1। पानी का कितना होता है? 4/3। 1.3 ग्लास होता है, ग्लास का होता है आपके पास 1.5। ग्लास की भी है ना अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है ना। ग्लास को कैसे आप बनाते हो कि धीरे धीरे कूल करते हो, तेजी से कूल करते हो, इससे ग्लास के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। तो ग्लास का क्या होता है, डिपेंड करता है कि ग्लास आपने कैसे बनाया है। तो ग्लास का जो एवरेज है, एवरेज मान लेता हूँ 3/2। कुछ नहीं गिवन तो क्या मानोगे? 1.5। अगर जैसे आपके पास क्राउन ग्लास होता है, उसका 1.5 होता है, 1.51 होता है। फ्लिंट ग्लास होता है, उसका 1.6 के आसपास होता है। डायमंड का सबसे ज्यादा, डायमंड का कितना होता है? 2.42 2.42 होता है। हालांकि आपको डायमंड का याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये एयर का 1 ही मानना है, वाटर का ग्लास का याद होना चाहिए 4/3 एंड 3/2। और ये बता सकते हो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 2 into 10 raised to power 8। 2 into 10 10 raised to power 8। वी निकालना है, म्यू से डिवाइड कर दो बस। यस सर। वैक्यूम स्पीड अपॉन म्यू। क्या है? म्यू पता हम किसी भी मीडियम में निकाल सकते हैं, राइट। आगे बढ़े, आगे लिखिए। स्नेल्स लॉ। जैसे आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वैसे क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऑलराइट। तो रिफ्रैक्शन की भी आपके पास 2 स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट तो क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्ट वो हमेशा क्या होंगी? एक ही प्लेन में। और जिस प्लेन में ट्रेवल करिए, ऐसे नहीं होगा कि वो जिस पॉइंट पे टच किया मीडियम को, वहां से उसने अपनी डायरेक्शन को, अपना प्लेन को ही चेंज कर लिया, प्लेन सेम रहेगा।
तो लिख लीजिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. फिर दूसरा क्या है, और स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? हाँ, आपने क्या किया, एक मीडियम, एक पेयर ऑफ आपने मीडियम ले लिया ना, म्यू1 म्यू2 कांस्टेंट है, मान लो हवा ले लिया और आपने पानी है, आपको लाइट है हो सकता है वो हवा से पानी में जा रही है, पानी से हवा में जा रही हो, ठीक है। ये की बना कि जो भी मीडियम लिया है उस मीडियम का म्यू और उस मीडियम में बनने वाला एंगल का साइन, वो क्या आएगा फॉर ए गिवन पेयर, क्या आएगा कांस्टेंट। जैसे इसका क्या है म्यू1 इंटू साइन है, दूसरे वाले का क्या है ना, जो भी आपका एंगल्स है आपके पास θ1 एंड θ2 ये बराबर है, मतलब अगर मैं आई चेंज करूंगा तो आर कुछ ऐसे चेंज होगा कि भैया ये प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सही है, कुछ बुक्स में इसको साइन आए, साइन आर लिख देते हैं, विच इज म्यू2 बाय, अच्छा म्यू2 बाय म्यू क्या बोल सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट with respect to medium. मैं इस तरह से याद करता नहीं हूँ, मैं तो जो मैं बॉक्स बना रहा तो इस तरह से याद करता हूँ कि म्यू इंटू जो साइन आएगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या आएगा, कांस्टेंट। म्यू कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे वैसे वैसे आर भी चेंज होगा, कुछ ऐसे होगा कि इन दोनों का म्यू इंटू साइन आई, दूसरे मीडियम का म्यू इंटू उसका साइन, जो भी एंगल है पहले वाले का म्यू इंटू साइन θ1 म्यू इंटू साइन θ2, वो क्या आएगा बराबर। लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, वो जगह क्या होता है 2-4 मीडियम आ गए फिर वो कंफ्यूज कर जाता है यार कौन सा किसका साइन आई लेना है, किसका आर लेना है, कौन सा 1 लेना है, कौन सा 2 लेना है। समझ बेटर क्या है, चाहे जितने मर्जी मीडियम हो, क्या करना आपको, जिस भी मीडियम का एंगल देख रहे हो उस मीडियम के म्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ। सही है, यस सर। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ, और इसी को फिर हमें आगे पूरा आगे तक है ना, अप टू रिफ्रैक्शन, प्लेन रिफ्रैक्शन, कर्व्ड रिफ्रैक्शन है ना, लेंस वेंस, आपका हर जगह यही चलता जाएगा ये चीज। तो नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में एकदम फ्रेशली हम लोग स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन करना चालू करेंगे। ठीक बा, यस सर। चलिए तो एक काम जरूर करना, जो मिरर वाले हैं मिरर के क्वेश्चन आप मस्त लगाओ, जितने भी क्वेश्चन है बनाते जाओ, मिरर पूरा कर सकते हो। सर मिरर पे क्वेश्चन कम है वैसे, कम आते मोस्टली क्या आता है, मिरर और लेंस मिला के आते हैं, एक ही एक्सरसाइज है उसमें। नहीं वैसे भी पता है आईआईटी में जो भी क्वेश्चन तो मोस्टली क्या होता है, एक लेंस होता है और एक मिरर होता है, कि पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लेंस में पास हुई, लेंस से पास होकर मिरर में चलेगी, कुछ ऐसे वो दोनों कंबाइन कर देते हैं जनरली। चलिए थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।